जनरल अवेयरनेस के पार्ट 12 में, पार्ट 12 में आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल। और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि स्टॉक मार्केट में काम करने से पहले कि क्या फंडामेंटल होता है और टेक्निकल क्या होता है और इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ए कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब किसी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर निर्भर करता है कि उसके क्या फंडामेंटल होंगे, उसका क्या एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑपरेटिंग अकाउंट, ये फंडामेंटल होते हैं। अब उसके अलावा कुछ रेशियोज होते हैं। रेशियो में क्या क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इंसॉल्वेंसी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एसेट टू लायबिलिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सब रेशियोज के पार्ट होते हैं। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। उसके बाद आता है बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेट, मार्केट कैप, सेक्टोरल पी, ऑर्डर बुक। ये सब चीज़ें यहाँ हमें फंडामेंटल एनालिसिस के समय देखनी पड़ती है। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि व्हाट शुड बी द आइडल पी। एक चलो हमने पी चेक भी कर ली, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पता भी कर लिया, तो व्हाट शुड बी द आइडल पी, फिर एक ये सवाल आ गया। फिर उसके बाद आगे सवाल आता है व्हाट शुड बी द टारगेट एंड व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस, फिर ये सवाल आता है। अब जो मुख्य सवाल है, मुख्य प्रश्न है, वह यह है कि हु कैन एनालाइज दीज थिंग्स। एक कौन व्यक्ति है जो इसको, इन सब चीज़ों को एनालाइज कर सकता है? बैलेंस शीट देख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकता है, ऑपरेटिंग अकाउंट देख सकता है, उसके बाद इतने सारे रेशियो को कैलकुलेट करेगा, डिविडेंड चेक करेगा, मार्केट कैप देखेगा। जितने भी ये सारे अपन ने फंडामेंटल्स किए, इन सब को चेक कौन करेगा? ओनली ए कॉमर्स ग्रेजुएट, जिसमें CA, CS, CWA, MBA फाइनेंस और या फिर BCom, MCom। ओनली ए कॉमर्स ग्रेजुएट। तो अब स्टॉक मार्केट तो सबका है, स्टॉक मार्केट तो सबका है, तो उसमें दूसरे लोग क्या करें? अब मान लो कोई डॉक्टर है, वो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहे तो वो क्या करे? एक इंजीनियर है, अब वो इंजीनियर को बैलेंस शीट पढ़ना आ नहीं सकती, तो वो क्या करे? एक आर्किटेक्ट है, एक कंप्यूटर का मास्टर है, MCA। यानी जो अदर प्रोफेशनल है, अदर प्रोफेशनल्स, वो इन सब के लिए कहाँ जाएं? अब ये सवाल आता है। दूसरी चीज़ यह है कि एक कंपनी के बैलेंस शीट, P&L, ऑपरेशनल अकाउंट, इतने सारे रेशियोज, उसके बाद ये सब डेटा कैलकुलेशन करना, इन सब चीज़ों में मुझे एक कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने में मुझे मिनिमम से मिनिमम
5 घंटे का समय चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 5 घंटे का समय चाहिए अगर मैं एक वेल प्रोफेशनल हूँ और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही काम है, मुझे इस काम में 5 घंटे चाहिए। अब बात आती है कि हम एक जो टैगलाइन है वो यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, स्टॉक मार्केट इज मोर साइकोलॉजिकल देन टेक्निकल एंड नॉट फंडामेंटल एट ऑल। यह मेरी लाइन है रिलेटेड टू अरविंद मंगल। हो सकता है कि कुछ लोग इस लाइन से सहमत ना हो और ना हो तो ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक शैली होती है किसी भी काम को करने की। तो मेरा यही मानना है कि स्टॉक मार्केट इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन टेक्निकल, मतलब टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है, एंड नॉट फंडामेंटल एट ऑल। मैं ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल का कोई महत्व नहीं है। आप बिना फंडामेंटल को देखे भी स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। कैसे? अब सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि फंडामेंटल से क्या डिफरेंस पड़ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंपनियों की, जैसे जिनका फंडामेंटल्स हम देखेंगे। फंडामेंटल्स बेस है जिनका, एक कंपनी है REC, एक कंपनी है PFC, एक कंपनी है स्कूटर इंडिया, एक कंपनी है सुजलॉन, एक कंपनी है वेदांता, एक है हिंदुस्तान जिंक, एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और हम कुछ कंपनियों की चर्चा और करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं हम REC और PFC। REC और PFC ये ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार कुछ वर्षों से, पिछले कुछ वर्षों से डिविडेंड दे रही है, लगातार कुछ वर्षों से डिविडेंड दे रही है, और इनकी प्राइस एक्यूमुलेशन में चल रही है, एक्यूमुलेशन में चल रही थी। अब हम इसका चार्ट देखते हैं। देखिए, ये इसका चार्ट है। 2009 में 2000 ये जो प्राइस है इस कंपनी की 1 अक्टूबर 2010 को
इस कंपनी की प्राइस है 74 रुपीज़। 74 रुपीज़ इस कंपनी की प्राइस है। दो हज़ार नौ में 2009 में इस कंपनी की प्राइस 74 रुपीज़। अब आते हैं 2022 2022 में इस कंपनी की प्राइस है 109 रुपये। PFC की 2009 में प्राइस है 74 रुपीज़। और 2022 में प्राइस है 109 रुपीज़। यानी 13 साल के पीरियड में 13 साल के पीरियड में क्या कंपनी में सिर्फ 50% की ग्रोथ हुई? 13 साल के पीरियड में क्या कंपनी के फंडामेंटल्स में सिर्फ 50% की ग्रोथ हुई? और अगले 2 सालों में 2022 से अक्टूबर 2022 से 1 अप्रैल 2024 तक इसकी प्राइस 500 रुपये हो गई। अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2024 तक 500% की ग्रोथ हो गई। यानी सिर्फ 18 मंथ्स। 13 साल में ग्रोथ हुई 50% की और 18 महीने में ग्रोथ हुई 500% की। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। जो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही थी, ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हुई हो। गवर्नमेंट 2014 में चेंज हो गई थी, उसके बाद दूसरा कार्यकाल 2019 में शुरू हुआ, उसका बाद अब तीसरा मान लो अगर होता है तो 2024 में होगा। तो उससे सिर्फ 18 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में अचानक से ग्रोथ आई, वो भी 500%, यानी कि शेयर 5 गुना हो गया। अगर मान लेते हैं किसी प्रोफेशनल ने इस शेयर को फंडामेंटल बेसिस पे 2009 में लिया और 2009 में लिया और 2021 में निकाल दिया, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ डिविडेंड मिला उसको। और किसी ने 2022 में लिया और अब निकाला 2024 में, तो उसका अमाउंट 5 टाइम हो गया। तो ऐसा कब पता चलेगा कि हमें यह शेयर कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है? तो इसका एनालिसिस हम सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे ही कर सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे। ये तो हो गई REC और PFC की बात। अब आते हैं स्कूटर इंडिया। स्कूटर इंडिया में हम देखेंगे कि यह कंपनी बंद हो चुकी है, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, यह भारत सरकार का उपक्रम है। अब
भारत सरकार का जो उपक्रम बंद हो चुका है उसकी प्राइस कई सालों तक यानी कि 2017 में 2016 में 43 रुपीज़ है 38 से 43 और 2023 में अगस्त 2023 में भी ये 30-31 रुपये के आसपास घूम रहा है। 2023 में भी यहाँ ये प्राइस है और 2017 में भी ये प्राइस आसपास घूम रही है, मतलब लगभग सेम प्राइस पर ये घूम रहा है 6 साल के पीरियड में। अब अचानक से ही ऐसा क्या होता है कि इसकी प्राइस में 300% राइज एकदम से। स्कूटर इंडिया जो पहली बात तो कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही, नो प्रोडक्शन एट ऑल। मीन्स नो फंडामेंटल्स, नो डिविडेंड, नो अर्निंग, कोई अर्निंग ही नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ जो आंकड़े पहले चलते आ रहे हैं वही आ रहे हैं। नो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है तो उसका P&L कैसे बनेगा, वो आगे की बातें ख़त्म। तो इसका मतलब ये कंपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी, तो उसका फंडामेंटल भी क्या होगा। अब इसका एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा है 2017 से, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, 2023 तक वो सेम प्राइस रेंज में चल रहा है 30 से 35 रुपये। और इसका मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। उसके बाद सडन राइज आया और यह कंपनी 30 से लेके 90 हो गई, यानी कि 300% का रिटर्न विद इन 3 to 4 months। ऐसा क्या हो गया, कोई वजह नहीं है, लेकिन हमने इसका टेक्निकल चार्ट भी पोस्ट किया था और उसके बेस पे इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट भी शेयर किए थे और इसमें पैसा भी कमाया था। अब देखिए फंडामेंटल, मैं कह रहा हूँ कि नॉट फंडामेंटल एट ऑल। जब फंडामेंटल है ही नहीं, ये फंडामेंटल ही नहीं है इस कंपनी के, तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी। जब अर्निंग नहीं होगी तो फंडामेंटल कौन चेक करेगा, कौन कैसे चेक करेगा, बात ख़त्म। अब आते हैं तीसरी कंपनी के ऊपर। तीसरी कंपनी कौन सी है, सुजलॉन। अब आते हैं सुजलॉन पे। अब फंडामेंटल्स सुजलॉन के देखो, सुजलॉन कंपनी 2005 में इसका IPO आया। अब ध्यान देंगे इधर, देखो सुजलॉन कंपनी का IPO आया 2005 में। 2005 में इसकी ओपन प्राइस थी लगभग ये 120 रुपये। 2005 में इसकी ओपन प्राइस है 115 रुपये, ठीक है। और उसके बाद इसने एक हाई प्राइस बनाया सन 2008 में 420 का।
2005 में इसका IPO आया 120। ये आफ्टर एडजस्टमेंट प्राइस है, एक्चुअल प्राइस में भी डिफरेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट प्राइस है जिसमें स्प्लिट, बोनस, राइट, डिविडेंड सब आ गया। इसका IPO आया 120 पर आफ्टर एडजस्टमेंट, और इसने 2005 में, अब इसने हाई बनाया 418 का 2008 में, यानी कि लगभग 350% रिटर्न इन जस्ट 3 ईयर्स। चलो ये भी ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 2008 में ही इसकी प्राइस सडन फॉल होके आ जाती है 30 रुपये पर। सडन फॉल होके आ जाती है 30 रुपये पर, यानी कि ये 2008 में ही हाई प्राइस है, और ये जनवरी 2009 में 30 रुपये प्राइस है, जो लो प्राइस है, यानी कि मोर देन 90% डिक्लाइन, मोर देन 90% डिक्लाइन विद इन 1 ईयर। ऐसे भी क्या फंडामेंटल चेंज हो गए? क्या कंपनी बंद हो गई जो 10% की कंपनी की वैल्यू रह गई? नो, ये भी गलत बात है। अब हम आते हैं यहाँ 2009 में कंपनी की प्राइस थी 30 रुपये। अब आ जाते हैं यहाँ 2 जनवरी 2023 को, इसकी प्राइस है 7 रुपये। 2009 में कंपनी की प्राइस है 30 रुपये, और 2023 में कंपनी की प्राइस है 7 रुपये, यानी कि यहाँ से भी 75% डाउन। क्या कंपनी ने 15 साल में नेगेटिव ग्रोथ दी 75% की? हमने इसके जब फंडामेंटल्स चेक किए तब 2023 में इसका जो अर्निंग्स था वो नेगेटिव था, लेकिन हमने 2023 में इस शेयर को बाई किया, अगस्त में 8 रुपये पर इसको बाई किया, और इसका टारगेट हमने दिया 18, 23, 32, 36 एंड सो ऑन, और आगे तक इसका लंबा टारगेट दे रखा है। तो अब जब आते हैं 2024 में यहाँ 2024 में हम देखेंगे कि इसने हाई प्राइस 50 रुपये टच कर दिया। 50 रुपये इसने हाई प्राइस बना दिया 2024 में, 50 रुपये। अब अगस्त 2023 से और मान लेते हैं अप्रैल 24 तक फंडामेंटल में ऐसा क्या चेंज हो गया कि इसकी प्राइस 50 रुपये हो गई, यानी कि 7 टाइम्स इसकी प्राइस हो गई 50 रुपये। यानी इसने लगभग 8 महीने में ही 700% का रिटर्न दे दिया। ऐसा क्या हो गया? जबकि हम इसके फंडामेंटल चेक करेंगे तो इसका EPS अभी भी नेगेटिव, यानी ये जो कंपनी कमा ही नहीं रही है तो इसके फंडामेंटल कहाँ से आएंगे? तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें यह कहती हैं कि फंडामेंटल का कोई महत्व नहीं है। ये तो मान लीजिए मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहा हूँ कि मैंने डेटा देखा है,
और मैं डेटा देखने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू सी एंड एनालाइज डेटा। अगर मान लीजिए मेरी जगह कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या पायलट हो या एक आर्मी मैन हो, एक ट्यूटर हो, कोई भी XYZ, इसका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, जो इन सब चीज़ों को देखने में सक्षम नहीं है, तो मान लीजिए, और अगर वह छोटा मोटा कहीं से सीख भी लेता है तो वह कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा? इसका फंडामेंटल नेगेटिव है, इसका फंडामेंटल है ही नहीं, और इसका फंडामेंटल 20 साल तक एक्यूमुलेशन कर रहा है। हमने यहाँ 3 कंपनियाँ देखी, उसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने REC और PFC देखा। उसका फंडामेंटल बढ़िया था, यानी कि डिविडेंड पे कर रहा था, लेकिन 2009 से 2023 तक वो एक्यूमुलेशन में था। तो इतने लंबे समय के लिए कौन होल्ड कर सकता है? हु कैन होल्ड? ऐसे तो लाखों शेयर हैं, कौन से होल्ड करेंगे? ठीक है। उसके बाद हमने देखा स्कूटर इंडिया, जो कंपनी ही बंद हो गई, ऑपरेशन बंद हो गया, जिसका ऑपरेशन शट, उसका 300% कैसे बढ़ गया? तीसरा हमने देखा सुजलोन, IPO के बाद 350%, उसके बाद टोटल वैल्यू डिक्लाइन बाय 90%, उसके बाद टोटल वैल्यू डिक्लाइन बाय 75%, सडन राइज 700%। तो ये सब चीज़ें मैनिपुलेटेड हैं, इन सब चीज़ों का फंडामेंटल से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब बात आती है कि हमें इन सब चीज़ों से हटके हमें क्या देखना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कि हमें, जैसे कुछ कंपनियां हैं, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। अब इन कंपनियों के जब हम फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि इनके फंडामेंटल लगातार डिविडेंड दे रहे हैं, इनकी बुक वैल्यू साउंड है, और लेकिन इनमें भी सडन राइज आता है। जैसे अभी हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, अब देखिए यह हिंदुस्तान जिंक है, 2000, हम इसी मंथ की बात करते हैं, 1 जनवरी 2024 को इसकी प्राइस थी 284 रुपये लो प्राइस, और आज इसकी प्राइस यानी कि 9 मई को इसकी हाई प्राइस है 487 रुपये। 284 से 487 विदिन 1 मंथ। वाह, ऐसा क्या फंडामेंटल चेंज हो गया जो कंपनी एक ही महीने में मोर देन 60% रिटर्न दे दिया, एक ही महीने में मोर देन 60%। और ये सेम वेदांता के साथ हुआ है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2019 से लेके 2024 तक कंटिन्यूसली एक्यूमुलेशन में है, यानी इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। इवन वी कैन से दैट इट गिव सम नेगेटिव रिटर्न टर्म्स ऑफ 1 और 2% नेगेटिव। क्या ऐसा कौन सा घर है जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा, और वो भी 10 से 20 प्रोडक्ट? क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर की ग्रोथ नेगेटिव हो गई?
नहीं, स्टिल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है अभी भी। तो ऐसा क्या है, और जब हम इसकी बुक वैल्यू पर आएंगे तो इसकी बुक वैल्यू बहुत कम है, वेरी लो। तो ऐसे में फंडामेंटल क्या करेगा, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो फंडामेंटल हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्रांड की वैल्यू है। अब ब्रांड एक इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कौन करे, और उस कैलकुलेशन को जस्टिफाई कौन करे। जो इंटेंजिबल है, जो दिख नहीं रही है, उसको जस्टिफाई कौन करे। तो ये सब चीज़ें हमें फंडामेंटल देखने में परेशानी खड़ी करती हैं, फंडामेंटल देखने में हमें परेशानी करती है। अब जब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज मोर साइकोलॉजिकल, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप ग्रीड के टाइम सेल कर दो और फियर के टाइम बाई कर दो। तो ये ग्रीड और फियर क्या चीज़ है, व्हाट इज द ग्रीड एंड फियर, दिस इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड टेक्निकल, मोर टेक्निकल, मोर टेक्निकल मीन्स हमें टेक्निकल के बेसिस पर ही सेल और बाई करना है। नॉट फंडामेंटल एट ऑल, नॉट फंडामेंटल एट ऑल यानी कि फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। ये तीनों कथन मेरे हैं, मैं इस कथन को कोई जस्टिफाई करे या ना करे, मैं इसको 100% फॉलो करता हूँ और यही काम आएगा जो हमें आगे बताएगा। अब इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ फंडामेंटल को और टेक्निकल्स को जानेंगे, और टेक्निकल बेसिस पे भी हम यह जानेंगे कि हमें कैसे ट्रेड लेना है या कैसे कमा